साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा बिट टारगेट। यूपी पैट का जो सिलेबस है, उसमें आपके लिए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और क्वेश्चन जिस क्षेत्र से आएंगे, उनके क्या-क्या मार्क्स रहेंगे, कितने अंक के क्वेश्चन रहेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका भारतीय इतिहास के कौन-कौन से बिंदु हैं जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है और किसको प्राथमिकता अधिक हमें देनी चाहिए, जिससे कि हमारा स्कोर अधिक से अधिक आगे जा सके, जिससे हमारा स्कोर 90 प्लस हो सके, कन्फर्म हो सके कि हमारा सिलेक्शन होगा। तो वो है आपके लिए सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद है आपके वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हमें क्या करना है? भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षा, सिर्फ इसी पर ध्यान देना है, इसी बिंदु को समझना है और इसे ही सिर्फ पढ़ना है। इसके बाद जैन धर्म की अगर हम बात करेंगे तो महावीर जी की जीवनी और शिक्षा, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद मौर्य वंश में सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना। तो सम्राट अशोक की सभी रणनीतियां, उनके जितने अभिलेख हैं, जो भी जानकारी इतिहास के द्वारा अशोक के काल की हमें मिलती है, वो सभी हमें इस पैट के लिए पढ़ना है। इसके बाद गुप्त वंश में अगर आएंगे तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दो मुख्य राजा हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद हर्षवर्धन का काल पढ़ना है, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा। इसके साथ ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको जरा समझिए। ब्रिटिश राज का अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब जरा, मतलब प्लासी के युद्ध से शुरुआत करें और प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है, वहां तक के बात को समझेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वहां तक लेके जाएंगे। दूसरा, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, जो उनकी नीतियां रही हैं समाज को लेकर, आर्थिक तौर पर उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इन चीजों को आप बेहतर तरीके से समझें। ये जितने भी बिंदु हैं, अगर इन सब बिंदुओं पर बात करें तो ये आपके मार्क्स एग्जाम में 5 नंबर आपको दिलाएंगे और एक रणनीति से बना के चलेंगे। रणनीति पर हम चर्चा करेंगे, फिर समझेंगे कि इनको कैसे लेके चलें ताकि हम और अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए और बात को समझते हैं। इन 5 नंबर के अलावा और कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो आगे आते हैं। फिर आपके लिए आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय आंदोलन में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसके साथ विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट है, इसको ज्यादा प्राथमिकता देनी है, इस पर ज्यादा काम करिए। 1935 का जो एक्ट है उसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ेंगे आप। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उसमें क्या योगदान रहा है, इस चीज को लेकर चले। इसका मतलब कहने के लिए ये एक हिस्सा है हिस्ट्री का और ये मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हम देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में आपको 5 नंबर दिला रही है। और इससे पहले जो हमने बात करी, वो जो 5 नंबर हैं, वो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को कंबाइन कर कर वहां पर आपको 5 नंबर दिला। इसका मतलब ज्यादा फोकस किस पे करिए आप? पहले पहले प्राथमिकता दीजिए आप आधुनिक भारत को, और आधुनिक भारत में ये जो बिंदु हैं, इन पर एक क्रमबद्ध तरीके से, सही तरीके से रणनीति बनाकर एक फिक्स टाइम करिए कि इतने टाइम में इस चीज को हमें खत्म करना है। इसके बाद आती है भूगोल। भूगोल भी आपके 5 नंबर का रहेगा और यहाँ पर भारत तथा विश्व का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल मतलब भारत के पड़ोसी देश जो हैं, उनको थोड़ा ज्यादा प्राथमिकता दीजिए। इसके बाद अगर हम आते हैं तो नदियां, नदी घाटियां, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के जितने भी खनिज संसाधन हैं आप पढ़ेंगे विश्व के भी, लेकिन प्राथमिकता जो देनी है मूलतः भारत के लिए देनी है। भारत और विश्व के राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा उसका प्रवास, इन सभी बिंदुओं की अगर हम बात करें तो ये आपको 5 नंबर दिलाएंगे और ये भूगोल का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको जरूर पढ़ें। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें
भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल सटीक अच्छी तरीके से समझाने के लिए और हर पॉइंट को क्लियर करा है उन्होंने कि आपको किस पॉइंट को पढ़ने पर ज्यादा जोर देना है। 1947 से 1991 तक की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं रही, उन पंचवर्षीय योजनाओं को जरा सही से पंचवर्षीय योजना को अगर आपने पढ़ा तो लगभग लगभग ये सिलेबस आपका कवर हो रहा है उसमें। योजनाओं तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास तथा ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। और इसके बाद अगर हम आप देखें तो थोड़ा सा और अगर हम ऊपर आते हैं तो और चीजों को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो इसके अलावा और क्या क्या है उसको भी जरा समझेंगे। 1991 से आर्थिक सुधार के बाद की अर्थव्यवस्था इसका मतलब यहां पर अगर आप देखें तो आप कुछ मत करिए। 1947 से 1991 तक की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं उनको आप सही से पढ़ लीजिए। अगर आपने उनको पढ़ लिया तो ये सब काम आपके अपने आप। उसके बाद 2014 के बाद जो भी सरकार की नीतियां रही हैं उनमें जो जो बदलाव हुए आर्थिक तौर पर वो फिक्स है। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, इन बिंदुओं को 2014 के बाद की जो रणनीतियां रही हैं उन पर काम करना है। इसमें अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्लियर कर रहा है वो कि 1991 तक ही पढ़ना है और इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है हमें? पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, बस इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसके बाद आप इन बिंदु अगर इतना सब हम कवर करते हैं तो ये क्लियर कर रहा है। अगर इसको दो भागों में बांट दें तो 2.5 नंबर यहां से है हमारे और 2.5 नंबर हमारे यहाँ। क्लियर हो रही है? इसके बाद अगर आप आते हैं भारतीय संविधान और लोक प्रशासन पर तो यहां से आपको 5 नंबर। तो जरा समझिए इसमें क्या क्या है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचवर्षीय पंचायती राज संघ। अगर इन सब चीजों को आप समझते हैं, चीजों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो यहां से भी आपके 5 नंबर आपकी बिल्कुल क्लियर। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान आपका 5 नंबर का है साइंस का, लेकिन विज्ञान को उन्होंने ओपन नहीं करा कि उन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो यहाँ पर हम कहें तो हमें सामान्य विज्ञान पढ़ना है, वह विज्ञान पढ़ना है जो हमारी दिनचर्या से रिलेटेड, जिनका प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं। विज्ञान के वे बिंदु, वे पहलू, वो क्षण देखिए कौन से हैं जब आप उनको यूज करते हैं विज्ञान के तौर पर, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो सामान्य विज्ञान को यहाँ पर आपको देनी है प्राथमिकता, जो आपको कितने नंबर प्रदान कराएगी? 5 नंबर प्रदान कराएगी। इसके बाद अगर थोड़ा और समझते हैं तो थोड़ा और ऊपर आएंगे हम। अब बात आती है आपकी अंक गणित। अंक गणित में पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, घात और औसत, ये आपके 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है और नंबर कितने दिलाएंगे आपको? ये 5 नंबर। इसके बाद हिंदी की बात करें तो संधि है, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यों के लिए एक शब्द और लिंग। ये जो पॉइंट है ये आपको कितने दिला रहे हैं हिंदी में? 5 नंबर आपको यहां से प्राप्त। इसके बाद और शब्द, हिंदी में और शब्द है, सम, द्रुत, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेख और रचनाएं, गद्य और पद। ये रचनाएं जरूर याद करें। यहां से आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। और इन सभी को जो हमने पिछला समझा हिंदी का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कंप्लीट तौर पर आपको 5 नंबर दिलाए। इसी तरह अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल कोर्स पार्ट ऑफ स्पीच, उसको अगर आप सही से कमल समझ लेते हैं और एक आपके सामने गद्यांश दिया गया होगा जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको छांटने होंगे और उसके आधार पर आपको यहाँ पर 5 नंबर आपको प्रदान होंगे। इसके बाद रीजनिंग की बात करें, तर्क एवं तर्क शक्ति की अगर हम बात करें, बृहद एवं लघु, छोटे बड़े में अंतर पहचानना आना चाहिए। क्रम रैंकिंग, चीजों को क्रमबद्ध तरीके से रखना आना चाहिए। संबंध, ब्लड रिलेशन हो गया, घड़ी कैलेंडर के क्वेश्चन हो गए, समूह से भिन्नता को अलग करना, 4 चीजें आपको दी गई होंगी और उनमें से कोई एक चीज अलग होगी उसको आपको पहचानना होगा।
कर्ण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमात्मक तर्क, कथन कथन विश्लेषण और निर्णय। अगर इसकी बात करें तो ये आपको कितने नंबर प्रदान कर रहा है? ये आपको 5 नंबर। इसके बाद अगर और बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सिलेबस का जो अगला बिंदु है जहां से आपको और मार्क्स प्रदान होंगे तो वो है आपके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर 10 नंबर प्रदान करें। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको पता है ये डेली आपको प्रोवाइड कराता हूँ, वहां से आप उसको डाउनलोड करें और डेली वाइज करंट अफेयर अपना रिवीजन करें और विधिवत तरीके से नोट्स बनाएं। सामान्य जागरूक, जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज की बात करें तो जितने बिंदु अभी तक हमने पढ़े हैं उन्हीं सबसे चीजों को एक जगह कंटेस्ट कर दिया गया है जिसकी जानकारी मानी जाती है सामान्य विद्यार्थी को होनी चाहिए अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो इसमें भारत के पड़ोसी देश, उनकी देश राजधानी, मुद्राएं सब नहीं पढ़नी है, फिक्स होता है, कुछ चीजें फिक्स है, वहां से आप जो पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्य, लोकसभा, विधायिका, विधानसभा, विधान परिषद। तो देखिए ये सब चीजों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो ये तो आप संविधान में पढ़ ही रहे हैं, ये तो संविधान का ही हिस्सा हो गया। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, और इसके बाद और देखेंगे भारतीय पर्यटन स्थल, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको मान के चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, ये भी इंपॉर्टेंट है अभी, और भारतीय पुस्तक एवं लेखक पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर इसके बाद गद्यांश, गद्यांश आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, एक गद्यांश 5 नंबर का होगा और टोटल आपके बैठते हैं यहाँ पर 10। इसी तरह डीआई की अगर हम बात करें ग्राफ, तो ग्राफ व्याख्या विश्लेषण के आधार पर 2 ग्राफ दिए गए होंगे और प्रत्येक ग्राफ 5 नंबर का होगा, इस आधार पर यहाँ भी आपको 10 नंबर प्रदान होते हैं। तालिका व्याख्या, ये तालिका वाली डीआई है और यहाँ पर एक डीआई 5 नंबर की होगी और कुल मिलाकर 10 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। मतलब अगर हम मैथ और डीआई को सही से कर लेते हैं तो 25 नंबर तो यहीं से क्लियर हो गए और 10 नंबर हिंदी का जो पैराग्राफ आएगा वहां से क्लियर हो गए, तो 35 नंबर तो आपको गिफ्ट में मिल रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको 35 नंबर तो वहीं से प्राप्त हो रहे हैं। बाकी देखिए सिलेबस जो है उसको अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बात क्लियर हो रही है कि हर बिंदु को ओपन किया गया है, हर बिंदु को सही तरीके से समझाने की कोशिश करिए। सिर्फ इतना ही पढ़ना है, व्यर्थ नहीं पढ़ना है, फालतू मत पढ़िए। सिलेबस को सामने रखिए अपने और एक एक बिंदु को सही तरीके से पढ़ते हुए चलिए और जरा बात को समझिए क्या क्या हमसे गलतियां नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि हमसे कोई भी गलती ना हो। पैट की अगर हम बात करें, परीक्षा ऑफलाइन होगी। पैट में 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में आपको ये करने होंगे। क्रमांक संख्या 1 से 9 तक के अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। परीक्षा का प्रकार वास्तविक प्रकृति का, प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित होंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 आपकी यहाँ पर रहेगी निगेटिव मार्किंग। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका स्वतः ही गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं रणनीति को लेकर, क्या रणनीति हमें बनानी चाहिए। अगर हम रणनीति की बात करते हैं तो बात इस तरह से समझने की हमें जरूरत है कि रणनीति हमें कुछ इस तरह से बनाइए कि जो सिलेबस आपके सामने अभी आया है उसको अपने सामने रखिए और एक टाइम टेबल सेट करिए और एक फिक्स करिए कि एग्जाम से कम आपका रिवीजन 3 बार हो जाना चाहिए। बात करते हैं एग्जाम की, तो एग्जाम कम से कम ये मान के चलिए कि 15 नवंबर तक आपका एग्जाम कंफर्म हो जाएगा और 15 नवंबर तक अगर आपका एग्जाम हो रहा है, इसका मतलब आप सोचिए आपको किस तरह से रणनीति बनानी है। देखिए आप पढ़ रहे हैं, स्वतः ध्यान तो आपको ही अपना रखना है किस तरीके से आप चीजों को लेकर चले कि 15 नवंबर तक हमारा सिलेबस 3 बार रिवीजन। और रणनीति का तरीका मैं आपको स्पष्ट कर दूं फिर से कि रणनीति का तरीका यही है कि चीजों को सेलेक्ट चीजों को पढ़िए जो हमें सिलेबस में दी गई हैं और उन चीजों को बार बार पढ़िए। अगर चीजों को आप बार बार पढ़ेंगे तभी आप सिलेक्ट होंगे और यही सिलेक्ट होने का एक लास्ट और अंतिम रामबाण है। इसके अलावा और कोई मंत्र नहीं बनता जिससे आप कहें कि हमारा सिलेक्शन होगा। चीजों को बार बार पढ़ेंगे तभी जाकर सिलेक्शन। तो मैं आशा करता हूँ चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी।
और कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, कमेंट्स करें, मैं उस पर फिर पुनः विचार करके आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। धन्यवाद।